ऐसा नहीं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं, हम लोग चैरिटी बिल्कुल नहीं कर रहे। हम एक जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी हम एक ऑप्टिमम, एक वर्ड में कहूंगा, ऑप्टिमम फीस ले रहे हैं। हमने जो विजन दिया था इस ऑरेंज सिटी का एजुकेशन का डेफिनेशन चेंज करने के लिए हम इस फील्ड के अंदर आए। तो ये हमारे घर से सीना जब चौड़ा हो जाता है कि जब हमारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, बिजनेस के अंदर में इतनी सारी इंडस्ट्रीज के ओनर्स बन चुके हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में आगे बढ़ चुके हैं, अच्छे आर्ट, हमारा एक बच्चा इटली के अंदर में है, वो कार डिजाइन कर रहा है। Sir, at Edify, what is the best practice you follow? बाकी स्कूल्स में क्या है, टीचर्स को 5-5, 6-6 बजे तक रोकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट। अगर 220 दिन का काम दिन अगर हम वर्किंग डेज माने तो एटलीस्ट 180 डेज या मिनिमम 150 डेज उनको 5 बजे तक रोकते हैं। तो क्या उनकी फैमिली लाइफ नहीं है? हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। वेलकम टू दी आरकेबी नेटवर्क, जहां पर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके पास, आपके साथ कुछ ऐसी बातें पहुंचाएं जो आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो। और अलग अलग इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज हम शिक्षा के ऊपर में बात करने वाले हैं, एक स्कूल के एक इनिशिएटिव के बारे में बात करने वाले हैं जो कई वर्षों से नागपुर शहर में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दैट दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्कूल बट अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। मेरे साथ इस वक्त हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एडिफाई स्कूल, मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर इंदरप्रीत सिंह तुली। He's not just the managing director of Edify School but also my senior from my school SFS. Sir, नमस्कार। Hi, सर, Raj. स्वागत आपका राज की बात में। Thank you, Raj, for giving me this opportunity to attend your podcast. Thank you so much. So this is not the first interview which we are doing. Yeah, This is our second interview. Yeah, that's true. But then I really want to know this, that education, शिक्षा को हम एक अलग रूप स्वरूप में देखते आए हैं, समझते आए हैं, महसूस करते आए हैं। जब आपने ये बेड़ा उठाया कि आपको एजुकेशन, नॉलेज बच्चों तक, बच्चों के माध्यम से सोसाइटी तक पहुंचाना है, ये इनिशिएटिव कहाँ से शुरू होता है और इस इनिशिएटिव के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? So thanks a lot, Raj. I know this is my second interview with you, but then we always speak about education on different forums. But today I would like to elaborate on what education is and how did we come into this arena. So I'll take you back down the memory lane back in 2009 when my daughter was struggling to settle in different schools in Nagpur, so called one of the best few schools of Nagpur. But then what we faced there was a question of plenty, जहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं और नाम मात्र एक टीचर है। और वो टीचर, पहली बात तो मैं कहूँ कि टीचर्स जो होते हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं, इसलिए हम गुरुदेवो भव बोलते हैं। बट टीचर्स जादूगर नहीं होते, तो उनके भी दो ही हाथ होते हैं और वो जो करना चाहते हैं वो सारे बच्चों के लिए करना चाहते हैं। बट एक डेफिसिट रह जाता है क्योंकि क्लास में बच्चे बहुत रहते हैं और इनके पास समय कम रहता है, तो दे कैन नॉट केटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट। फिर मैंने और मेरे मिसेस ने डिस्कस किया अपने फादर लॉ के साथ में, जो हमारे फाउंडर चेयरमैन है सरदार तविंदर सिंह जी कोहली। तो उन्होंने गाइड किया, बोले क्यों ना आप नागपुर को, इस ऑरेंज सिटी को एक ऐसा स्कूल दीजिए जहां पर क्वालिटी एजुकेशन ही उसका विजन हो। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ लैंड। देन कामटी रोड पे हमने एक ज़मीन खरीदी और वहाँ पर ये एक सैपलिंग लगाया एडिफाई स्कूल नागपुर का, जहाँ पर पहले स्टूडेंट के नाम पर 001 एडमिशन जो थी वो मेरी बेटी की थी। जनरली लोग कहते हैं कि हलवाई अपनी खुद की मिठाई नहीं खाता, बट लोगों को प्रूव करना रॉन्ग, तो हमने अपने दोनों बच्चों को अपने ही स्कूल में डाला। सर, 2009 से 2010 से जब हम इस जर्नी को देखते हैं, ये जो 15 साल 16 साल की जो जर्नी है, वो एडिफाई स्कूल की द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, बट द ऑब्जेक्टिव इज स्टिल द सेम, दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन पर्टिकुलर क्लास इज लिमिटेड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कूल के अंदर में बहुत सारे वक्त के साथ
चीज़ें बनी हैं, बढ़ी हैं। हम्म। क्या-क्या बना है? एडिफाई स्कूल नागपुर की जो विजन थी सर क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वो पिछले 16 साल से आज भी इंटैक्ट है और आगे जब तक हम शेयर पे हैं तब भी इंटैक्ट रहेगी। बट समय के साथ स्कूल ने अपनी ग्रोथ करी है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं और आगे और बढ़ते जाएंगे। बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप कहें तो पहले एक 44,000 स्क्वायर फीट का कैंपस था, अभी 1,16,000 का कैंपस है। क्या बात है! आज हमारे पास में स्पोर्टिंग की अमटीन फैसिलिटी है जो आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे पास में क्रिकेट का टर्फ है, फुटबॉल का ग्राउंड है, हमारे पास में पिकल बॉल कोर्ट है जो आज तक कोई स्कूल के अंदर नहीं है, हमारे पास एनबीए अप्रूव्ड बास्केटबॉल कोर्ट है, एस्ट्रो टर्फ है, प्री ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, इंडोर बैडमिंटन है। जो आप फैसिलिटी चाहते हैं एज अ पेरेंट वो हमारे स्कूल में है। उसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारे सैटिस्फाइड वेल विशर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स जो हमारे पेरेंट हैं। सर, एजुकेशन को पहले एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, आज नज़रिया बदला है। पहले एजुकेशन को एक नोबल प्रोफेशन, एक नोबल लाइन को देखा जाता था। आज education is all about business, is what people think or people have understood or have misunderstood probably. How do how do you want people to see your way of doing or taking this this uh, line of education or this business of education? फर्स्टली राज मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे लोगों के लिए भी जो जहाँ जो पॉडकास्ट देखेंगे कि एजुकेशन हैज़ नेवर बीन अ बिजनेस For बट हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग रहता है, राइट? हमारा पर्सपेक्टिव कभी भी ये नहीं था, ऐसा नहीं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं, हम लोग चैरिटी बिल्कुल नहीं कर रहे। हम एक जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी हम एक ऑप्टिमम, एक वर्ड में कहूंगा, ऑप्टिमम फीस ले रहे हैं। व्हेन आई से ऑप्टिमम, विच इज बेयर मिनिमम। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम हम दे रहे हैं, जो फैकल्टीज, जो टीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके खर्चे निकालने के लिए जो मिनिमम ऑप्टिमम एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए उतनी ही फीस ले रहे हैं। नहीं तो आज जितनी फैसिलिटीज हमारा स्कूल एडिफाई स्कूल नागपुर दे रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर में, तो हमारी मिनिमम फीस 1.5 से 2 लाख रुपए होनी चाहिए, बट हमारी जो फीस है उसका 50% भी नहीं है। Oh my God. सो जो लोग ये सोचते हैं कि एजुकेशन सिर्फ एक पैसे का व्यवहार करने का तरीका है, वो जमाने अलग थे जब लोग मैक्सिमम पॉलिटिशियंस लोग स्कूल्स खोलते थे, बट आजकल प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट्स आ रहे हैं, उनका विजन अलग है। कई जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मियरली चैरिटी के लिए कर रहे हैं बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ बैकिंग, सीएसआर है उनके पास में। हमने जो विजन दिया था इस ऑरेंज सिटी का एजुकेशन का डेफिनेशन चेंज करने के लिए हम इस फील्ड के अंदर आए और मी एंड माई वाइफ आर देयर always in this premises from Monday to Saturday to see and to hear the concerns of the team, of the parents, and to hear the students also out. कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर पेरेंट्स को इवन प्रिंसिपल तक मिलने नहीं दिया जाता, बट हमारा वो स्कूल है डे वन से, तो प्रिंसिपल तो मिलते ही मिलते हैं। मैनेजमेंट की भी ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी पेरेंट, कोई भी बच्चा अगर अपने इनपुट्स या कंसर्न लेके आना चाहे तो हमारे से रेगुलर मिलता है, राइट? और अपने इनपुट्स देता है और हम उनके वैलिड इनपुट्स के लिए वर्क करके अपने आप को चेंज भी करते हैं। एक चीज़ जो एडिफाई स्कूल के बारे में नागपुर शहर तक पहुंचती है वो है कि यू हैव ऑल्सो यू नो नॉट रिस्ट्रिक्टेड बट देन यू हैव ऑल्सो मेड दिस अ चॉइस व्हेन इट कम्स टू एडमिटिंग अ चाइल्ड इन स्कूल.
आपके कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पॉलिसीज हैं? रिजर्वेशंस एज सच नंबर्स को लेके है कि 25 के ऊपर हम एडमिशन नहीं लेते। हम्म। रिजर्वेशंस ये है कि हम चाहते हैं कि एक बच्चा जो ग्रेड 5th ऑनवर्ड्स आए हमारे स्कूल में, तो एक अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट दे के आए, जबकि हम ये उस पे गेज नहीं करते कि बच्चा इंटेलिजेंस लेवल में क्या है। नहीं, उसके मिनिमम 50% उसके परसेंटाइल होना चाहिए। बच्चे के अंदर में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए स्पोर्ट्स की, बिकॉज वी वांट अ थरो जेंटलमैन और अ थरो जेंटल लेडी। इन दैट केस, इन द कोर्स ऑफ इट, हम ये चाहते हैं और हमारी चाहत हमेशा थी कि हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना के भेजें। स्कोर्स हमारे लिए मैटर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम 50% एम्फेसिस पढ़ाई को देते हैं और 50% एम्फेसिस को करिकुलर जो फैसिलिटी है उन पे देते हैं। आज हमारे पास हमारे इतने एलुमनाइज हमको आके मिलते हैं, कोई इंटरनेशनल बैंड्स के अंदर में पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी मैंने कल थोड़े दिन पहले हमारे कुछ बच्चे एलुमनाइज मिले, वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुए हैं, बड़े इंजीनियर्स बने हैं। इतने तो हमारे बच्चे, हमको पता नहीं था कि इतने डॉक्टर्स हैं अलग अलग फील्ड में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर में। तो ये हमारे घर से सीना जब चौड़ा हो जाता है कि जब हमारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, बिजनेस के अंदर में इतनी सारी इंडस्ट्रीज के ओनर्स बन चुके हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में आगे बढ़ चुके हैं, अच्छे आर्ट, हमारा एक बच्चा इटली के अंदर में है, वो कार डिजाइन कर रहा है, वो यहाँ क्या पे बात आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर बहुत अच्छा था। उसने, आज भी मुझे याद है, उसने, मैं नाम नहीं लूंगा बच्चे का, बट उसने मुझे एक अपनी पेंटिंग गिफ्ट करी थी और बोला सर एक दिन मैं एक कार डिजाइन करूंगा। उसने बुगाटी की कार की डिजाइन की फोटो आज भी मेरे पास में वो फ्रेम पड़ा है। हम्म। आज एक बच्ची थी मेरे पास में, तो उसने मुझे एक पोएम लिख के दी थी, बोले सर एक दिन मैं अपनी खुद की नॉवल प्रिंट करूंगी। उसका लेटर आज भी मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। हम्म। मेहलिका गजल उसका नाम था। उस बात को 9 साल हो गए, 9 साल से ये लेटर मेरे टेबल पे पड़ा है। मैंने हम्म। बेटा जिस दिन तेरी बुक छापेगी ना, मेरे पास आना, मैं आई विल बी द फर्स्ट वन टू गो पब्लिक एंड से शी इज माय स्टूडेंट। क्या बात है सर। टीचर्स का चुनाव जब करते हैं, जब टीचर्स की हायरिंग होती है, किस किस्म के एस्पेक्ट्स, किस किस्म के किस किस्म के वैल्यूज, एथिक्स, कैसे आप एक टीचर को हायर करते हैं? सर टीचर्स को हम असेस करने वाले कोई नहीं होते, बट फिर भी एडिफाई के अंदर एक सिस्टम है कि मिनिमम 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफाइड बीएड होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के अंदर में हमको उन्हें हायर करना है, रिक्रूट करना है, उसके अंदर उनकी बीएससी मिनिमम, बीए, अगर इंग्लिश में लेना है तो एमए बीएड होना चाहिए, अगर साइंस में लेना है तो बीएससी या एमएससी होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन विच सेक्टर, पीजीटी लेना है, टीजीटी लेना है, पीआरटी लेना है या एनटीटी लेना है, तो क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई स्कूल का ही एक्सपीरियंस चाहिए। जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए, प्लस हम ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखते हैं कि जो भी टीचर को हम रिक्रूट करें, वो उसका फ्लटरिंग नेचर ना हो। वो 1 साल का इस स्कूल में, 2 साल उस स्कूल में, 3 साल उस स्कूल में, वैसे नहीं। एक स्कूल में अगर मिनिमम उन्होंने 5 से 7 साल अगर रहे हैं, मतलब शी इज़ और ही इज़ अ डेडिकेटेड टीचर, उन्हीं को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। सर, जैसे आपने कहा सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस आते हैं, वक्त के साथ एजुकेशन को सिर्फ किताबें नहीं, लेकिन किताब पढ़ाने का तरीका भी बदला है। दैट इज द अप्रोच इज अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। ये 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर में बात होती है आज। बहुत सारे स्कूल्स इस किस्म के प्रैक्टिसेस करते हैं जहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर में बात होती है। सर, एट एडिफाई, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस यू फॉलो? हैंड्स ऑन लर्निंग इज़ द न्यू एजुकेशन सिस्टम। आज की डेट में नोटबुक से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। नोटबुक्स को रेफ़र तो हम ज़रूर करते हैं, बट लर्निंग बाय डूइंग, राइट? जैसे एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 2020 का अप्रोच रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। हमें एज अ स्कूल और टीचर्स को बहुत ज़्यादा बर्डन किया गया है by the CBSE authorities. Every now and then they make us have certain evidences. I know that those evidences are good, but we should also understand that teachers are not magicians.
उनको आप इतना ओवरबर्डन कर दोगे, प्लस अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट? आपके वर्किंग डेज इन अ ईयर 220 हैं। अब 220 दिनों के अंदर 365 दिन का काम एक टीचर कैसे करेगी? ठीक है, तो मतलब उन्हें अपनी फैमिली लाइफ को बायगो करना पड़ेगा, ठीक है? बट हम नहीं चाहते एट एडिफाई। बाकी स्कूल्स में क्या है, टीचर्स को 5-5 6-6 बजे तक रोकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट? अगर 220 दिन का काम दिन अगर हम वर्किंग डेज माने, तो एटलीस्ट 180 डेज या मिनिमम 150 डेज उनको 5 बजे तक रोकते हैं। तो क्या उनकी फैमिली लाइफ नहीं है? एडिफाई ने आज तक पिछले 16 साल में, अगर हमारा 8 बजे से 2:45 तक स्कूल है, तो 2:46 को भी हमने टीचर्स को नहीं स्कूल में रोका, डिस्पर्सल विद द किड्स। क्यों? They also need to see their family life. They also need to see their kids back home. They also need, they at times teachers also have double profession. True. Right? So why not honor them? If it, see, they have their own budgets. If both the husbands and wife are working, at times there it is seen, like in any given good school, majority of teachers are females. True. Right? So why to unnecessary curb, उनको रोक के क्यों रखना? Why not give them wings to upgrade and to showcase the world? Yes, they can do. And school is not just a cage for them. It's a learning experience. It's a place where they can actually show their potential to the world. Yes, I can work, I can manage my house, I can be a professional, I can also give, I can be a good artist along with being a teacher. So that can only happen if at all we give them good space and also the time where they can devote to themselves more than to anybody else. सर, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, हाँ जी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल को बढ़ावा देता है, स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देता है। आपने एक करिकुलम पढ़ा है, आप एक स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर आपका एक करिकुलम था। आज जब आप एक करिकुलम देखते हो और उसके बाद फिर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस किस्म के बदलाव आते हैं, इस किस्म के नए गाइडलाइंस आते हैं, हाउ डू यू सी इट? Guidelines are very good in the new education policies. Only thing is, जब हम उसको एक्चुअल प्रैक्टिकली जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली, तो एट टाइम्स वी सी दैट वी आर हैविंग स्कार्सिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज एज वेल, क्योंकि उतने रिसोर्स हमारे पास में होते नहीं हैं। अब अगर स्कूल सिर्फ नाम मात्र या काम पूरता अगर बोल दे बच्चे को ये करके आओ, तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे स्कूल किसके लिए? अगर आप हमको ही, हमारे पेरेंट्स को, ये प्रोजेक्ट करके आओ जी, वो प्रोजेक्ट करके आओ जी, हमको देने हैं असेसमेंट्स देने हैं, तो आई फील दैट सम वे it is not in the good of the students and the parents. We are overburdening our kids, right? School should be a place where there is harmony. School should be a place wherein it is a place wherein it should be full of joy. The child should be going in for coming to the school, be it even on a Sunday. But आजकल स्कूल से स्पेशली इन हायर ग्रेड्स बच्चे लोग थोड़ा कतर रहे हैं आने के लिए। पीपल हैव, आई डोंट नो व्हाई, ये मेंटालिटी चेंज हो रही है कि दे आर इंक्लाइनिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स कोचिंग क्लासेस। जब स्कूल ही आपको इतना अच्छा पढ़ाता है, तो व्हाई डू यू नीड अ सेपरेट कोचिंग फॉर इट? So why there are so many schools in Nagpur who भले एक छोटा ही स्कूल क्यों ना हो, बस वो स्कूल चल जाए और फिर मैनेजमेंट सोचता है कि एक सेंटर हम और खोल लें। Why Edify School is just in the north of Nagpur? Why haven't you thought of coming to south of Nagpur, west, east? Raj, we are always in the notion, and we have thought about that till the time our school doesn't reach the zenith of success, and till the time people say, now you have done good, right? Now you need to spread your wings. Till then, we will not add value or maybe more branches to Nagpur. Mhm. We ourselves should be satisfied first, and that satisfaction will only come if the parents tell us कि okay, we are satisfied, you have done good, and the learning experience with you along with us
has been good. But with the expansion of the city, sir, as you know, the city is expanding, and so is the requirement. When people have, when people come to know about the the best ways, the best practices you follow at Edify, they would also want their child to come here. But then traveling is again a big problem for Hassle. a parent or a Mm. child. Yeah, we can very well understand traveling will be a concern in the time to come. We'll surely think on, we are planning, but we have already always phased ourselves. So, okay, probably after 2 decades, we are nearing that. Mhm. So, we'll surely think of opening a branch very soon Mhm. in the other part of Nagpur. We'll surely think, and we have, but the thing is, it's not just about making an infrastructure of brick and mortar. We need good skilled people to work under us, along with us. So it's about making another family, True. right? How we plan our family when we get married. Mm-hmm. So it is just the same thing when it comes to school. So we have to do a lot of planning Yeah. when we have to open. It's not just investing some amount. Mm-hmm. So the main focus, the main strength of a school are the faculties, right? So we need abled, dedicated, devoted souls for that. Mm-hmm. So till the time we feel, we have those many handful of devoted souls, we may think of opening another branch. सर, एजुकेशन को एक और चीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक और एस्पेक्ट से इस वक्त देखा जा रहा है, और वो है कि जहाँ भारत आगे बढ़ रहा है, जहाँ भारत अपने भारत की इकोनॉमी, भारत का टैलेंट, भारत का कल्चर, भारत का का ब्रेन पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। वहीं पर एक और एस्पेक्ट जो है वो भारत के युवाओं के लिए, यूथ के लिए एक हर्डल बनता जा रहा है, और वो है मेंटल हेल्थ। क्या एडिफाई स्कूल मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स पे भी काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने राज. Mental health is the most in thing now. And I'll tell you, youngsters are being pressed upon by the parents to perform extra than their capabilities. So, we as parents, I'm also a parent, we should understand and gauge the potential of our child. That's our responsibility. When we know, हम अपने बच्चे की जब काबिलियत जानते हैं, तो हम क्यों उनको प्रेस करते हैं कि देख पड़ोसी के लड़के ने यहाँ तक पढ़ाई कर ली, राइट? उसने वो ग्रेजुएशन कर ली, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसको वहाँ जॉब मिल गया, तुझे क्यों नहीं मिल रहा? तू क्यों नहीं बन सकता? तू हमारा नाम क्यों खराब कर रहा है? When we keep on nagging and pressing our own kids, the pressure mounts on the student, on the child, on the ward. And when in school, many schools brand the kids. I don't like tagging or branding the kids. They are all at the same level. जैसे पांचों उंगलियां अलग अलग होती है ना, हर जी. बच्चा अलग होता है. कोई बच्चा पढ़ाई में अव्वल हो रहता है, कोई एक्टिविटीज में अव्वल होता है, कोई अच्छा सिंगर बनता है, किसके अंदर स्पोर्टिंग काबिलियत होती है. आज हिंदुस्तान का मास्टर ब्लास्टर, राइट, वो भी एक लेवल तक पढ़ाई करी है जी. उसके बाद में उसने भी नहीं पढ़ाई करी, तो क्या लोग उसे गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहते? ठीक है, उसे ये तो नहीं कहा जाता कि आपने पढ़ाई में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं करी और आप अव्वल दर्जे में क्यों नहीं आए, आपने क्यों नहीं स्कूल टॉप किया या कॉलेज टॉप करी या यूनिवर्सिटी टॉप करी. नहीं, क्योंकि उन्होंने सुपरसीड कर दी. उनकी जो काबिलियत थी स्पोर्ट्स के अंदर में, राइट, उन्होंने पढ़ाई को सुपरसीड कर दिया. बट इससे ये मतलब नहीं हुआ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ये जो मेंटल प्रेशर, मेंटल ब्लॉक जो पेरेंट अपने बच्चों पे डालते हैं, उसके कारण मेंटल हाइजीन बच्चे की डिस्टर्ब हो जाती है. उसको मद्देनजर रखते हुए एडिफाई के अंदर में हमने क्या कहा, हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों को इसकी गाइडेंस के सेशन देते हैं. हम बाहर से मेंटर्स को बुलाते हैं बच्चों को राइट फ्रॉम ग्रेड 5, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल ऐसा नहीं कि 8 9 10 वाले बच्चों को है, राइट. ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स हम डिफरेंट मेंटर्स को बुलाते हैं अपने स्कूल के अंदर में बच्चों को गाइड करने के लिए, राइट, कि आज मेंटल इश्यूज को कैसे टैकल करना.
आज जो आपके पीयर का जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है कि आपके दोस्त के पास, आजकल बच्चों का सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं है। मेरे दोस्त के पापा ने अगर BMW ली, तो मेरे पापा के पास में मारुति क्यों है? इसका भी स्ट्रेस आता था। तो हमें उनको बताना पड़ता है कि बेटा, कार्स और ये जो मेंटल ब्लॉक जो आप लोग स्टेटस सिंबल है, इससे कोई वो नहीं होता। आप अपने बच्चों पेरेंट्स को प्रेशराइज मत करिए, और इससे कोई आपकी इवैल्यूएशन नहीं होती है। आपकी इवैल्यूएशन उससे होती है कि हाउ गुड अ पर्सन यू आर। आपको सोसाइटी में उससे इवैल्यूएट किया जाएगा कि आप सोसाइटी में कैसे मूव करते हैं, आप कितनी इज्जत देते हैं अपने दादाजी दादी जी को, मदर फादर को, आपके नेबर्स को। ठीक है, उससे ये मतलब नहीं रहेगा कि आप कौन सा ट्राउजर पहन रहे, कौन से ब्रांड के जूते पहन रहे, कौन सा ब्रांड का मोबाइल यूज कर रहे। आजकल इस ब्रांड कॉन्शियस दुनिया के अंदर में स्ट्रेस लेवल इसके कारण आ रहा है। तो वो हम उनको ज्ञात करते हैं, वो हम उनको एजुकेट करते हैं कि बेटा पढ़ाई के लिए, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ बुक्स, दिस इज टोटली आउट ऑफ द सिलेबस, राइट? We tell them how giving is going to give you a lot more than in life. So we teach them, tell the inform the students to go to the places where they can give. आश्रम्स में लेके जाते हैं बच्चों को, उनसे थोड़ा थोड़ा एक छोटा सेब भी लेके आ जाए, तो वी कलेक्ट and we take them to the places where we have taken recently we have taken them to a tribal ashram where there are 550 students, right? And we have given a lot of things, old uniforms, pencil rubbers, notebooks used, right? Because हम आपका जो आज आपके बच्चे लोग पूरा दिन पूरा साल कॉपीज यूज करते हैं, तो एक दो कॉपीज फ्री हो जाती, खाली रहती हैं, अनयूटिलाइज रह जाती हैं। पेंसिल रबर पेन्स, ठीक है, स्कूल बैग्स, हर साल बच्चा स्कूल बैग चेंज करता है, पुराना स्कूल बैग, शूज। बट वहां के बच्चों की जब आप खुशी देखेंगे ना, जब मिलता है उनको, तो इससे उनको पता चलता है कि भी नहीं, वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। ये गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये जो यू नो जो कमिटी है आपकी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, क्या उनके भी ये उनके अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं पेरेंट्स को महसूस होते आया है? एक तरीके से कोविड का दौर जब आया, हाँ जी, और कोविड के दौर में जब पेरेंट्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड द फीस, नो ऑफेंस टू एनी पेरेंट, बट देन वो वक्त वैसा था। बट एडिफाई स्कूल ने पेरेंट्स को वो परेशानी नहीं दी, वो प्रेशर नहीं दिया। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो पेरेंट्स को वो दबाव बना रहे थे पेरेंट्स में कि उनके बच्चे का वो टीसी ले जाएं। कुछ ऐसे स्कूल्स थे जिन्होंने फीस की रिकवरी के लिए रिकवरी बाउंसर्स और एजेंट्स भेजे। मैं टॉप स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, नागपुर के, जो अपने आप को टॉप कहते हैं, बट ये हरकत ने तो और उनको शायद नीचे गिरा दिया। लेकिन बाउंसर्स गए फीस की रिकवरी करने के लिए, बट एडिफाई स्कूल की कोई भी ऐसी बात सुनाई में कभी नहीं आई। सर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल द स्कूल्स, एडिफाई स्कूल एक फैमिली है, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए। ये स्कूल सही में, पेरेंट्स ने मुझे कहा, ये पेरेंट्स की इनपुट है कि सर यू आर ऑल एक्सेसिबल टू द पेरेंट्स एनी गिविंग टाइम। अगर हम उनका दर्द ही नहीं समझेंगे, फिर तो हम बाकियों के साथ ही शामिल हो जाएंगे। ठीक है, हमने बहुत तकलीफें झेली उस 2 सालों में, बट हमारे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। हाँ, हमने भी अपने पेरेंट्स को जो उस दौरान तकलीफ में थे, हेल्प करी, जितनी हमारी क्षमता थी हमने भी उन्हें दिया, और उन्होंने भी उसका मान रखा। उन्होंने भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते थे उन्हें दिया। बट ऐसे करने में हमने कभी किसी के घर में जाके नॉक नहीं किया कि भाई ऐसे दे दीजिए। आज तक, इनफैक्ट आज 16 साल हो गए सर, ऐसे कई बच्चे हैं हमारे पास जो 4-4 साल से फीस नहीं दिए। हमें आज भी उनको रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, लेटर भेजते हैं रिक्वेस्ट का। ठीक है, हमने आज तक कभी किसी को संदेशा दे के भेजा नहीं कि भाई प्लीज़ आप फीस दे दी, नहीं तो ऐसा हो। हाँ, इंटीमेट जरूर करते हैं कि प्लीज़, मैसेज है ERP सिस्टम में जाता है कि भाई आपका आउटस्टैंडिंग है, बट उनका फ्यूचर खराब करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। सर, अब आगे क्या? व्हाट्स इन द बकेट लिस्ट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एडिफाई टू अनदर लेवल? बकेट लिस्ट में सर यही है कि
नागपुर वालों का आज भी जो मेंटालिटी है, माफी चाहूंगा, वो हर्ड मेंटालिटी है। आज भी सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अ गुड स्कूल उनके लिए यही है कि भाई बाजू वाले का बच्चा वहां जा रहा है तो हमने भेजना चाहिए। इस सोच को चेंज करना चाहिए। हमें पहले एक्सप्लोर करना चाहिए एज पेरेंट्स कि विच स्कूल, नॉट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। आज शहर के अंदर जगह ही नहीं है तो आपको अम्यूनिटीज कैसे मिलेगी? आज हम आपको आप 0 माइल से हम 8.5 किलोमीटर है, कहीं दूर तो नहीं है। आज बड़े सिटीज के अंदर में 25-25 किलोमीटर दूर स्कूल्स हैं, लोग पेरेंट्स भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, पर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि फीस शुड नॉट बी अ बैरियर, डिस्टेंस शुड नॉट बी अ बैरियर। द कंसर्न फॉर देम शुड बी what is the result of that particular school and what type of students come in that particular school. आज मैं अपने छाती पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल में 85% स्टूडेंट्स सर्विस क्लास से आते हैं। हार्डली कुछ परसेंटेज हैं जो बिजनेस क्लास से आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है हमारे पेरेंट फ्रेटर्निटी फोकस्ड है। उनको पता है यहाँ पे क्या डिलीवरी मिलती, उन्हें पता है कि उनके बच्चे का फ्यूचर भविष्य क्या है। इस करके वो हमारे पे फेथ रख के अपने बच्चे की फ्यूचर को इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि नागपुर के पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, पेरेंट्स भगवान स्वरूप है, उन्हें पता है कौन सा क्या चॉइस करना, बट उनकी चॉइस अब चेंज होनी चाहिए, फोकस्ड चॉइस होनी चाहिए। हर्ड मेंटालिटी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। भेड़ चाल जो हम हिंदी में कहते हैं कि भाई उन्होंने कह दिया तो हम जा रहे हैं, नहीं। आप पहले आइए, असेस कीजिए, आपके बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से स्कूल है, फिर एडमिशन लीजिए। और फीस तो बहुत ही रीजनेबल है सर। इतनी रीजनेबल फीस में तो सर आज अगर आप सोचें कि एक जो खेड़े में भी अच्छा स्कूल होगा ना, उसकी भी फीस उतनी होगी जितनी हमारी है। तो जो आज आज के डेट में सर आप कॉफ़ी पीने जाते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 350-400 रुपए की एक कप ऑफ कॉफ़ी होती है अच्छी जगह के अंदर में। पेरेंट आ जाता है अपने बच्चे के साथ, 4 लोग जाते हैं, करीबन 1,500-2,000 का बिल बन जाता है। कॉफ़ी से आपको क्या मिलता है? उस समय के लिए एक टेस्ट, सैटिस्फैक्शन कि फैमिली के साथ बैठे, ठीक है। हम तो वो ऐसे 2 कॉफ़ियों के जो बिल होंगे उसमें भी 1 महीना पढ़ाई कराते हैं बच्चे को। और सिर्फ बाकी स्कूल्स क्या करते हैं सर, बाकी जो एम्यूनिटीज़ हैं, फैसिलिटी, उसका पैसा अलग से चार्ज करते हैं। हम तो ऑल इन ऑल उसके अंदर दे देते हैं। कई स्कूल्स हैं, कंप्यूटर की फीस, एग्जाम फीस, एम्यूनिटी फीस, स्मार्ट क्लास फीस, XYZ ऐसे करते पूरा लंबा बना देते हैं कि भाई इतनी फीस ले लगेगी, एंड पेरेंट्स आर हैप्पीली गिविंग दैम। ठीक है, दैट इज देयर वे। बट आवर थिंग इज फी शुड बी ऑल कलेक्टिव इन वन और मे बी 2 heads as what the government has spoken to us. द गवर्नमेंट हैज़ गिवन गाइडलाइंस कि 2 हेडिंग के अंदर में पूरी फीस आनी चाहिए, ट्यूशन और टर्म, वही हम चार्ज करते हैं। उसके अंदर सारी फैसिलिटीज, बीट स्पोर्ट्स, बीट कंप्यूटर्स, बीट को करिकुलर, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। So, one message to all the parents out there. My message to the parents would be alert in selecting your ward's future. Be selective in your approach and see to 3 major aspects: safety, security, and your kids' development. How does your child elevates his or her potential? Don't just see the infrastructure, because infrastructure brick and mortar में एक से एक आपको मिलेगा, बट उसके अंदर की जो रूह है वो है टीचर्स। टीचर्स कैसे हैं? आज हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे डेडिकेटेड एंड डिवोटेड गुरुज हैं, जो हमारे टीचर्स हैं। आज उनको देखिए एक पलड़े में, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद 70-80% होगा, बट हमारे टीचर्स का ग्राफ 150% होगा। तो हमारी स्ट्रेंथ हमारे टीचर्स हैं। हमारे पेरेंट्स जो नागपुर के पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे पे से ज़्यादा हमारे टीचर्स पे विश्वास करके इस एडिफाई स्कूल नागपुर में एडमिशन लेनी चाहिए। कंपल्शन नहीं है, बट हम ये चाहेंगे
कि एक बार आप आइए हमारे स्कूल में, उसको एसेस करिए, उसको फील करिए, उसके बाद कोई कंपल्शन नहीं है। आपको जो आपके बच्चे के लिए अच्छा लगता है वैसा करिए। सर उम्मीद करता हूँ कि इन 25-26 का ये जो टर्म अभी ख़त्म होने आ रहा है, अब 26-27 शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ कि ना ही सिर्फ 26-27 बट ऑल द इयर्स कमिंग अहेड जिस किस्म के सिद्धांतों पे एडिफाई स्कूल चल रहा है, जिस किस्म की कोशिशें एडिफाई स्कूल कर रहा है और एडिफाई स्कूल को शक्ति और राह दिखाने का काम जो आप कर रहे हैं वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही अच्छा काम करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि एडिफाई स्कूल के बच्चे देश विदेश में बहुत सारा नाम, बहुत सारी शोहरत, बहुत सारा स्वाभिमान, अभिमान बनाकर आगे लेके जाएँ और साथ ही साथ जो ये कोशिश है एक फाउंडेशन क्रिएट करने की, जो ना ही सिर्फ आने वाले वक्त में एक शहर को, एक प्रदेश को, एक देश को आगे ले जाएगा, लेकिन एक पूरे के पूरे समाज को आगे ले जाने की कोशिश एक बच्चा करेगा जो एडिफाई स्कूल से पास आउट होगा, वो शायद एक अलग तरीके से करेगा और वाक़ई में फिर हम ये गर्व से कह पाएँगे कि एडिफाई इज़ नॉट जस्ट अ स्कूल बट अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ। आपने अपना वक़्त दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Raj. Thanks for your time and thanks to each one of you for hearing me out. Thank you. तो आज मुलाकात हुई डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह तुली सर से, मैनेजिंग डायरेक्टर एडिफाई स्कूल। उम्मीद करता हूँ ये बात वो माता पिता तक पहुँचे जो अपने बच्चों के लिए सिर्फ वो स्कूल नहीं ढूंढ रहे हैं जहाँ पर बच्चे को सिर्फ एडमिशन करा के उसको स्कूल को सौंप देने का काम एक पेरेंट सोचता है कि हम अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उसके बाद वो बच्चा जो है वो स्कूल का हो जाएगा, पूरी जिम्मेदारी जो है वो स्कूल को निभानी होगी। At Edify School, it's a little different. At Edify, it's a team game, not just of the school, but also of the parent. So जब parent और एक स्कूल मिलकर एक बच्चे पे काम करते हैं, एक बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और वो फोर्स बच्चे पे एनफोर्स नहीं होता, वो बच्चे को एक ऐसी एनर्जी देता है जिससे बच्चा वो सपने हासिल कर पाता है, वो सपनों को सच कर पाता है जो सिर्फ वो देखते आया है। उम्मीद करूंगा कि आप सिर्फ 2 अक्टूबर को नहीं लेकिन 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को क्यों? 2 अक्टूबर को फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन 3 अक्टूबर इसीलिए क्योंकि अगर 3 अक्टूबर के दिन वो नहीं जन्मी होती तो शायद एजुकेशन की वैल्यूज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मैं इस शो के माध्यम से ये शो समर्पित करता हूँ सावित्री बाई फुले को, जिनका जन्म 3 अक्टूबर को हुआ और हम उन्हें भूल चुके हैं। अगर वो नहीं होती तो आज एक घर में एक महिला नहीं पढ़ती, अगर एक महिला नहीं पढ़ती तो शायद ये समाज नहीं पढ़ता। जो कोशिश एडिफाई स्कूल कर रहा है वो तारीफ़ काबिल है, बस ये पेरेंट को हाँ कहना बाकी है। आपसे होगी मुलाकात फिर से ऑन दी आरकेबी नेटवर्क, तब तक जय हिंद।